आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में आयताकार विभव प्राचीर यानी कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन श्रोडिंगर की इक्वेशन के द्वारा बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम में ये जो आयताकार विभव प्राचीर है, ये विभव प्राचीर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्षेत्रों से मिलकर के बना है। हमने देखा कि पोटेंशियल स्टेप में 2 क्षेत्र हैं, फर्स्ट और सेकंड, कि एक विभव को पार करके दूसरे क्षेत्र में जाना है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर में एक विभव क्षेत्र को पार करके तीसरे क्षेत्र में जाना है। तो ये जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, इसके लिए श्रोडिंगर की समीकरण लिखी जाती है और फिर उसका हल निकाला जाता है। तो यहाँ 3 क्षेत्र होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड क्षेत्र में बैरियर है यानी कि रोधिका है या प्राचीर है। उस प्राचीर की ऊंचाई v0 हमने ले ली है विभव के रूप में, और तीनों क्षेत्र में तरंग फलन हमने ले लिया है psi1, psi2, psi3। तो जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों में से फर्स्ट और थर्ड क्षेत्र में तो कण मुक्त है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन सेकंड क्षेत्र में अगर कण जाता है तो फिर उसे विभव को पार करना पड़ेगा। तो पहले और तीसरे क्षेत्र में तो कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी और दूसरे क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हम v0 लेते हैं। तो फिर फर्स्ट क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर की समीकरण d2 psi1 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi1 इक्वल टू 0। दूसरे क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर की इक्वेशन d2 psi2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me माइनस v0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi2 इक्वल टू 0। और तीसरे क्षेत्र के लिए d2 psi3 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi3 इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड क्षेत्र में v तो 0 होगा, इक्वेशन भी सेम होंगी, लेकिन तरंग फलन अलग अलग होगा। तो इन तीनों ही इक्वेशन में 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को k1 स्क्वायर मान लेते हैं और 2me माइनस v0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को हम k2 स्क्वायर मान लेते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आएंगी, ये तीनों ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होंगी, और तीनों ही इक्वेशन का जो हल होगा वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हल लेते हैं और e की पावर्स में लेते हैं। तो पहली समीकरण का हल psi1 इक्वल टू a1 e टू द पावर आइटा e1x a e टू द पावर आइटा k1x प्लस b1 e टू द पावर माइनस आइटा k1x, psi2 a2 e टू द पावर आइटा k2x प्लस b2 e टू द पावर माइनस आइटा k2x, और psi3 a3 e टू द पावर आइटा k1x प्लस b3 e टू द पावर माइनस आइटा k1x। अब इन तीनों ही हलों में देखते हैं कि ये दो दो तरंगों का समूह है। इसमें एक आपतित तरंग है, दूसरी परावर्तित तरंग है। एक प्लस एक्स दिशा में चल रही तरंग है उस क्षेत्र में, और दूसरी माइनस एक्स दिशा में चल रही तरंग है उस क्षेत्र में। तो फर्स्ट क्षेत्र से आपतित और परावर्तित तरंग, दूसरे क्षेत्र से आपतित और परावर्तित तरंग, और तीसरे क्षेत्र में आपतित और परावर्तित तरंग। तीसरे क्षेत्र में जो आपतित तरंग है वो तो पारगमित हो गई, लेकिन तीसरे क्षेत्र में परावर्तक नहीं है, इसलिए परावर्तित तरंग अनुपस्थित होगी या परावर्तित तरंग का आयाम शून्य होगा। तो फिर जो psi3 होगा उस psi3 का मान a3 e टू द पावर आइटा k1x ही होगा और b3 का मान शून्य होगा। अब यहाँ पर हम सीमांत शर्तें लगा देते हैं। तो सीमांत शर्तें अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास दो सीमाएं हैं, एक x इक्वल टू 0 पर और दूसरी x इक्वल टू a पर। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पर दोनों ही सीमाओं पर तरंग फलन और तरंग फलन की अवकलन सतत होंगे। तो पहली शर्त x इक्वल टू 0 पहली बाउंड्री पर तरंग फलन बराबर होंगे यानी कि सतत होंगे। तो psi1 psi2 के बराबर होगा।
तो साई 1 को साई 2 के बराबर कर दिया और x इक्वल टू 0 रखा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी a1 प्लस b1 इक्वल टू a2 प्लस b2। तरंग फलन का अवकलन भी इस बाउंड्री पर सतत होगा, तो तरंग फलन का अवकलन करके विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 रखा और दोनों अवकलनों को बराबर कर दिया। तो हमारे पास आयटा से आयटा कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा a1 माइनस b1 इक्वल टू k2 अपॉन k1 इंटू a2 माइनस b2। अब तीसरी जो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे वो दूसरी बाउंड्री पर, दूसरी सीमा पर x इक्वल टू a पर। तो x इक्वल टू a पर साई 2 इक्वल टू साई 3, तो a2 e टू द पावर आयटा k2a प्लस b2 e टू द पावर माइनस आयटा k2a इज इक्वल टू a3 e टू द पावर आयटा k1a। ये एक समीकरण प्राप्त हुई। अब x इक्वल टू a पर तरंग फलन के अवकलन भी सतत होंगे, तो तरंग फलन का अवकलन करके इक्वेट करके x इक्वल टू a रखा। तो हमारे पास a2 e टू द पावर आयटा k2a माइनस b2 e टू द पावर माइनस आयटा k2a इक्वल टू k1 अपॉन k2 a3 e टू द पावर आयटा k1a। यहाँ भी आयटा कैंसिल हो जाएगा अवकलन करेंगे तो। इस तरह हमारे पास ये चार समीकरणें चार बाउंड्री शर्तों से प्राप्त हो जाती हैं। अब जो दो पहली बाउंड्री शर्तों से प्राप्त हुई समीकरणें, उन दोनों को हल कर लेते हैं और वहाँ से हम a1 निकाल लेते हैं। तो जो a1 हमारे पास आता है वो आता है a2 और b2 के पदों में। अब जो पांचवी और छठी समीकरण है, इस समीकरण को हल करें तो यहाँ से हमको a2 और b2 प्राप्त होते हैं। एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमको a2 और b2 प्राप्त हो जाएगा और ये समीकरण नंबर 7 में रख देंगे। तो हमारे पास a1 प्राप्त हो जाएगा a3 के पदों में और वहीं से हम a3 अपॉन a1 निकालना चाहते हैं जिसकी हमको आवश्यकता होगी। तो a2 और b2 की वैल्यू इसमें रख दी, तो हमारे पास a1 आ जाता है a3 के पदों में। तो a1 इक्वल टू 1/2 1 प्लस k2 अपॉन k1 इंटू a3/2 1 प्लस k1 अपॉन k2 e टू द पावर आयटा k1a e टू द पावर माइनस आयटा k2a प्लस 1/2 1 माइनस k2 अपॉन k1 1 माइनस k2 k1 अपॉन k2 e टू द पावर आयटा k1a e टू द पावर आयटा k2a। और यहाँ से हमको a3 अपॉन a1 प्राप्त हो जाता है। तो 4k1 k2 e टू द पावर माइनस आयटा k1a अपॉन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर e टू द पावर माइनस आयटा k2a माइनस e टू द पावर आयटा k2a प्लस 2k1 k2 e टू द पावर माइनस आयटा k2a प्लस e टू द पावर आयटा k2a। अब इस संख्या को जो नीचे है e की पावर्स में, इसको हम साइन और कोस में ले लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि e टू द पावर आयटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयटा थीटा अपॉन 2 ये कोस थीटा के बराबर होता है और e टू द पावर आयटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयटा थीटा अपॉन 2 आयटा ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो फिर e टू द पावर आयटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयटा थीटा ये 2 आयटा साइन थीटा के बराबर होगा। अगर ये रिवर्स है यानी कि e की पावर माइनस पहले है तो ये माइनस 2 आयटा साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये दोनों वैल्यू हमने रख दी, तो हमारे पास ये a3 अपॉन a1 का मान आ गया। अब इस a3 अपॉन a1 में जो ऊपर 4 है नीचे 2 आया है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2k1 k2 e टू द पावर आयटा k1a अपॉन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इंटू 2 आयटा साइन k2a प्लस 2k1 k2 2 कोस k2a। अब a3 अपॉन a1 का संयुग्म निकालेंगे। तो इस संयुग्म निकालने के लिए अब हमारे पास दो केसेस होते हैं। तो दो केसेस में पहला केस लेते हैं e ग्रेटर देन v0 यानी कि e v0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में k1 और k2 दोनों रियल होंगे। जब k1 और k2 दोनों रियल होंगे तो फिर a3 अपॉन a1 का संयुग्म निकालने के लिए हमको आयटा की जगह माइनस आयटा रखना है। तो a3 अपॉन a1 हमको निकाल लिया है। अब a3 अपॉन a1 का स्टार यानी कि संयुग्म हमने निकाल लिया और संयुग्म निकालेंगे तो प्राप्त होगा 2k1 k2 e टू द पावर जो माइनस थी प्लस हो जाएगी आयटा k1a अपॉन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर 2 आयटा साइन k2a प्लस 2k1 k2 कोस k2a। और अब जो पारगमन गुणांक है
टी वो निकाल लेते हैं। तो पारगमन जो गुणांक होगा वो पारगमित धारा के आयाम का वर्ग अपॉन आपतित धारा के आयाम का वर्ग, यानी कि A3 मॉडुलस स्क्वायर अपॉन A1 मॉडुलस स्क्वायर, या A3 अपॉन A1 का मॉडुलस स्क्वायर, जो कि A3 अपॉन A1 इंटू A3 अपॉन A1 के संयुग्मी के गुणा के बराबर होगा। दोनों मान हमने निकाल लिए हैं, दोनों रख देंगे तो हमारे पास टी का मान प्राप्त हो गया 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर कोस स्क्वायर k2a। और अगर इसमें हम कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दें तो फिर हमारे पास टी की वैल्यू प्राप्त होती है 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर हो जाएगा। k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर की जगह माइनस हो जाएगा, तो k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सारी राशियाँ हैं ये वास्तविक संख्याओं के वर्ग हैं, यानी कि ये जो भी संख्याएं हैं ये धनात्मक होंगी। तो धनात्मक होंगी तो यहाँ से अगर 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर का ऊपर नीचे हम डिवीजन कर दें, भाग दे दें, तो हमारे पास ये बचता है 1/1 प्लस k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a अपॉन 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। और वहाँ से हम देख सकते हैं कि जो t है, t की वैल्यू 1/1 प्लस समथिंग, वो जो समथिंग है वो पॉजिटिव राशि है, तो 1/1 प्लस अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। तो यहाँ से प्राप्त होता है कि t लेस देन 1। तो परिणाम ये हुआ कि अगर किसी आपतित कण की ऊर्जा E ग्रेटर देन V0 है, यानी कि विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से भी अधिक है, तो भी उसके पारगमन की 100% प्रायिकता नहीं होती है, अर्थात उसके पारगमन की 100% प्रायिकता नहीं है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ परावर्तन अवश्य होता है, यानी कि परावर्तन की भी अशून्य प्रायिकता होती है। दूसरा केस लेते हैं कि जब E लेस देन V0, तो E लेस देन V0, तो इस स्थिति में हमारे पास जो k2 स्क्वायर हमने ले रखा है वहाँ से अगर k2 निकालें तो E लेस देन V0 होने पर k2 काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो k2 इक्वल टू √2m माइनस V0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है। तो E माइनस V0 को V0 माइनस E करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, तो वहाँ से एक आयटा आएगा, यानी कि काल्पनिक राशि प्राप्त होगी। तो आयटा अलग कर दिया, तो आयटा और रूट में जो भी राशि बची उसको हमने अल्फा कह दिया। तो हमारे पास k2 काल्पनिक राशि हो गई, k1 वास्तविक होगी, k2 काल्पनिक होगी, और k2 का मान आया आयटा अल्फा। जब k2 का संयुग्मी लेंगे तो आयटा की जगह माइनस आयटा हो जाएगा, तो k2 का संयुग्मी यानी कि k2 स्टार हुआ माइनस आयटा अल्फा। जब माइनस आयटा अल्फा हुआ तो फिर k2 स्टार की वैल्यू होगी माइनस k2, क्योंकि k2 है आयटा अल्फा। तो अब A3 अपॉन A1 का जो संयुग्मी निकालेंगे उसमें आयटा की जगह माइनस आयटा तो करेंगे ही, साथ में k2 का भी संयुग्मी निकालेंगे जो कि k2 स्टार होगा, और k2 स्टार जो होगा वो माइनस k2 के बराबर होगा। तो ये सब रखेंगे, तो e की पावर जो आयटा k2 है, तो आयटा k2 और k2 की जगह आयटा अल्फा रखें तो e की पावर जो है माइनस अल्फा हो जाएगी, यानी कि e की पावर अब रियल हो जाएगी। जब e की पावर रियल हो जाएगी तो e की पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस थीटा प्लस e टू द पावर थीटा अपॉन 2 ये कोस हाइपरबोलिक होता है, e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 ये साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। तो अब जो e की पावर्स थी उनकी वैल्यू कोस और साइन ना होकर के कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक होंगी। तो अब हमारे पास जो A3 अपॉन A1 था, उस A3 अपॉन A1 में e की पावर्स की जगह हमने रख दिया 2 साइन हाइपरबोलिक आयटा k2a और 2 कोस हाइपरबोलिक आयटा k2a। इस स्थिति में अब अगर हम जब t निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो
-4k1 स्क्वायर सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक आइटा k2a अपॉन k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर आइटा k2a माइनस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो k2 स्क्वायर है वो k2 स्क्वायर आइटा अल्फा का स्क्वायर होगा, यानी कि वो नेगेटिव राशि होगी। तो यहाँ जो नेगेटिव राशि दिख रही है रियल में ये पॉजिटिव है, क्योंकि k2 स्क्वायर नेगेटिव है। तो हमारे पास ये जो t का मान आया ये पॉजिटिव राशि आई है। परिणाम ये है कि अगर किसी कण की ऊर्जा विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम है तो भी उसके पारगमन की विभव प्राचीर से पारगमन की अशून्य प्रायिकता होती है, यानी कि टी का मान शून्य प्राप्त नहीं होता। अर्थात विभव प्राचीर से कम ऊर्जा का कण भी उस विभव को पार करने की अशून्य प्रायिकता रखता है। तो ये एक विशेष स्थिति है, विशेष परिणाम है जो क्वांटम मैकेनिक्स से प्राप्त होता है। और ये जो परिणाम है जिसमें एक कण जिसकी ऊर्जा विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम है तो भी वो कण थर्ड क्षेत्र में पाया जा सकता है, यानी कि सेकंड क्षेत्र को भेद करके थर्ड क्षेत्र में पाया जा सकता है। थर्ड क्षेत्र में उसके पाए जाने की अशून्य प्रायिकता होती है। और ये जो प्रभाव है, ये जो घटना है क्वांटम मैकेनिक्स में टनल इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। इसको सुरंगन प्रभाव कहा जाता है। अर्थात किसी न किसी तरीके से कण थर्ड क्षेत्र में पाया जाता है, ये एक टनल के रूप में रास्ता तय करके थर्ड क्षेत्र में कण पहुंच सकता है, इसलिए इसको टनल इफेक्ट कहा जाता है। तो ये जो टनल इफेक्ट है ये इस क्वांटम मैकेनिक्स का पोटेंशियल बैरियर के लिए विशिष्ट परिणाम है। और इस टनल इफेक्ट की सहायता से ही नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन या अल्फा डीके को समझाया जा सकता है। तो नाभिक में जो अल्फा कण हैं उन नाभिक के अल्फा कणों की ऊर्जा नाभिक के विभव को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है, लेकिन फिर भी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। ऐसा हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की सहायता से, जो टनल इफेक्ट है उसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि जो अल्फा कण है वो अल्फा कण नाभिक में लगातार गति करते रहते हैं, लगातार नाभिक के दीवारों से टकराते रहते हैं। तो जितनी बार नाभिक की दीवारों से टकराते रहते हैं उतनी बार उनकी बाहर निकलने की प्रायिकता बढ़ेगी, और बाहर निकलने की प्रायिकता टनल इफेक्ट से अशून्य होती है। तो जितनी बार टकराएंगे उतनी ही प्रायिकता अधिक होती चली जाएगी, और इसी आधार पर अल्फा कण नाभिक से बाहर निकलते हैं, जिसको अल्फा डीके या अल्फा क्षय कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।